हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जोन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आईपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ का जो सीरीज चल रहा था उसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं सम्मिश्र संख्या के, और आज है तीसरा पार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारे पास त्रिभुज असमिकाएं। त्रिभुज असमिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर असमिका के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस असमिका को समझने के लिए रट्टा हम कितना मारेंगे, कितना हम याद करेंगे, क्योंकि ये एक ही टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो हमारे सब पास इतना लंबा सिलेबस है, तो क्या हम एक एक चीज का फॉर्मूला याद करेंगे या एक एक चीज का शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे या फिर हम एक एक चीज को समझेंगे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप टॉपिक को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि किस टाइप से कौन सा मेथड कैसे लगता है। तो त्रिभुज असमिका की बात करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अक्ष के बारे में, और काल्पनिक और वास्तविक संख्या अक्षों पर किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। इसी से रिलेटेड हम त्रिभुज असमिका के कोणांक देखेंगे, ध्रुवीय रूप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष हमेशा वास्तविक अक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वास्तविक संख्या प्रदर्शित की जाती है और वाई अक्ष होता है काल्पनिक। ये चीज याद रखिएगा। कोई भी सम्मिश्र संख्या में जो वास्तविक संख्या होती है वो एक्स अक्ष पर और काल्पनिक संख्या वाई अक्ष पर होती है। इस तल को बोलते हैं आर्गेंड तल। ठीक है, आर्गेंड तल, ऐसा तल जिसमें सम्मिश्र संख्या प्रदर्शित की जाती है उसको आर्गेंड तल बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर जैसे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने एक पी पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रूप में लिखा जाएगा। तो एक्स करता है वास्तविक भाग को और वाई करता है काल्पनिक भाग को। तो अगर मैं इसको यहां से यहां पर जोड़ूं तो ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक होता है वाई और यहां से लेके यहां तक होता है एक्स। तो यहां आपको एक दिख रहा होगा कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो एक्स की है और ये जो लेंथ है वो वाई की है। ठीक है, तो ये लंब और ये आधार हो गया, तो ये कर्ण होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका दिमाग क्लिक किया होगा जल्दी से कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। ये होता है मापांक किसका, सम्मिश्र संख्या का। ये हमें याद हो गया। तो देखिए जल्दी से कि मापांक आखिर होता क्या है। सम्मिश्र संख्या का मापांक मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी होती है, इसलिए मापांक हमेशा यहां पर जो आएगा मॉड जेड आएगा वो हमेशा धनात्मक होगा। अब बात आती है कि त्रिभुज असमिका में इसका क्या लेना देना है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। और त्रिभुज असमिका समझने के लिए आपको वेक्टर फॉर्म भी देखनी पड़ेगी कि जो z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, ये एक्चुअली क्या होता है। z बराबर x प्लस आयोटा वाई, एक्चुअली जैसे मैं अभी चित्र बना देता हूं, ये हमारे पास P पॉइंट है, ये x y है। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई हमारे पास हो जाएगा ओपी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। अगर आपने वेक्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ओपी वेक्टर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ओपी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं इसका मॉड ओपी वेक्टर निकालता हूं तो मॉड ओपी वेक्टर का मतलब मॉड जेड और मॉड जेड का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो सम्मिश्र संख्या है उसे सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये ओपी वेक्टर अपने पास आ गया है। तो अब यहां पर त्रिभुज असमिका में इसमें क्या करने देना है, तो हम देख रहे थे एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज ले लिया जिसकी एक भुजा Z1 ले ली, इसका सदिश रूप में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये Z2 ले लिया, तो ये जो भुजा होगी ये क्या होगी, Z1 प्लस Z2 होगी। त्रिभुज नियम पढ़ा है आपने सदिश के अंदर कि दो भुजाएं अगर इस प्रकार से क्रमागत है तो तीसरी भुजा उसके दोनों भुजाओं के परिणामी योग के बराबर होती है। योग का परिणाम होता है, ये ध्यान रखिएगा, Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, इसकी बात करूं लंबाई की, ये तो हमारे पास सम्मिश्र संख्या 100 हुई है। अगर मैं भुजा की बात करूं, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, अगर मैं यहां पे मॉड लगा देता हूं तो ये इसकी लंबाई बन जाएगी। ये इसकी क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। तो यहां पर अपन देखते हैं कि मॉड Z1 है पहली भुजा, फर्स्ट साइड। ठीक है, मॉड Z2 है हमारे पास सेकेंड साइड, और Z1 प्लस ये मॉड में Z1 प्लस Z2 हमारे पास आ गई त्रिभुज की थर्ड साइड। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज असमिका इससे कैसे आएगी। तो देख लेते हैं अपन
यहां पर तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल किया जाता है। दो भुजाओं का क्या किया जाता है? योगफल। वो मान हमेशा z1 प्लस z2 मॉड z1 प्लस z2, मैंने दो भुजाओं का योगफल किया तो ये दो भुजाओं की लंबाई का योगफल किया, ये हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा के मान से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जोड़ूं तो इस वाली से वो बड़ी होगी। कॉमन सेंस है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के मान से हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। अब यहां पर अगर मैं इसको माइनस करूं तो कॉमन सेंस कि ये भी हमेशा मान क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब आगे देखते हैं और यहां लिख रहे हैं मॉड z1 और z2, ठीक है, ये ग्रेटर देन कर रहा हूं मैं यहां पे। अब ये देखेंगे कि क्या लगाना है, मॉड z1 और मॉड z2। अगर मैं यहां पर अंतर की बात करूं, क्या बात कर रहा हूं? अंतर की, और यहां पे मैं लगाता हूं प्लस, तो कॉमन सेंस है अगर इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों लंबाइयों को अगर मैं माइनस करूं तो इस मान से ये दोनों छोटे ही आएगा। अगर इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको लू 3 इसको लू 4 तो माइनस करेंगे तो छोटी संख्या आएगी, तो ये वाली चीज लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं z1 माइनस z2, ये भी क्या होता है? हमेशा मॉड z1 माइनस मॉड z2 से बड़ा होता है। तो कॉमन सेंस है अगर हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं, दो भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। और अगर तीसरी भुजा अगर माइनस में है तो भी वो उससे बड़ा होगा, यानी z1 माइनस z2 बात कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ सकते हैं तो इन चारों पॉइंट्स को अगर आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिए कि z1 प्लस z2 यानी मॉड z1 प्लस मॉड z2 हमेशा बड़े होंगे, चाहे मॉड के अंदर z1 प्लस z2 आए या z1 माइनस z2 आए। यहां पर आप समझिएगा सीधा सा कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 है, ये दोनों मान ही हमेशा छोटे होंगे। दो भुजाओं को अगर माइनस करते हैं तो वो छोटा होता है इन दोनों मान से। अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट त्रिभुज असमीका पूछी जा सकती है, साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे इस टॉपिक के बाद में अगले वीडियो में। अधिकतम व न्यूनतम मान के क्वेश्चंस जो सॉल्व होते हैं, जैसे मॉड z माइनस 1/z दे दिया और पूछ लिया कि बराबर में 2 है तो z का मॉड z का अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा त्रिभुज असमीका से ही हल होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। बिल्कुल 4 आसान सी त्रिभुज असमीकाएं हैं, चित्र से भी आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पूरा आइडिया लग जाएगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कोणांक की। अब आखिर कोणांक होता क्या है ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि हमारे पास, अगर मेरे पास पॉइंट है ये पी एक्स वाई, यहां पर मूल बिंदु है हमारे पास ओ, तो ये अगर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे अपन बोलते हैं इसका कोणांक, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं? कोणांक। तो कोणांक हमेशा, हम देख पा रहे हैं यहां पर कोणांक को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये कब काम करेगा? थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स जब ये प्रथम चतुर्थांश में हो। बाकी चतुर्थांश में आने पर अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि किस प्रकार से मान निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोणांक के मान कितने हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कोणांक के अनंत मान होते हैं। याद रखिएगा कोणांक के क्या मान होते हैं? अनंत। यानी जो थीटा होता है वो 2n पाई की फॉर्म में है, जहां पर n बिलोंग्स टू z, यानी कि यहां पर z का मतलब क्या होता है? पूर्णांक है, ठीक है। याद रखिएगा कि 2n पाई की फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा। कोणांक अनंत हो सकते हैं, लेकिन क्या? जब मुख्य कोणांक निकाला जाता है, जब क्या निकाला जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मुख्य कोणांक निकाला जाता है तो मुख्य कोणांक का मान सदैव माइनस पाई से लेकर पाई तक ही होता है, माइनस पाई से लेकर प्लस के पाई तक ही होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां पर क्लॉकवाइज में जाता है तो माइनस लग जाता है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कोणांक हमेशा अनंत, यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। किस फॉर्म में हो सकते हैं? 2n पाई की फॉर्म में हो सकते हैं। n वहां पर क्या होगा? पूर्णांक होगा। अगर मुख्य कोणांक की बात करता है तो मुख्य कोणांक हमेशा माइनस पाई से लेकर पाई तक होता है।
ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कोणांक किस प्रकार से काम करेगा। तो अगर हमारे पास इसको अपन बांट देते हैं तो यहां पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में संख्या होगी, क्योंकि यहाँ x और y दोनों ही धनात्मक है। यहां पर माइनस a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इससे प्रॉपर्टी भी जनरेट होगी, वो ध्यान रखिएगा। इससे अपन प्रॉपर्टी बनाएंगे और अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आप जो कोणांक की प्रॉपर्टी है एकदम से आसान से कोई भी प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो माइनस ए माइनस आयोटा बी, यहां पर हमारे पास क्या हो गया a माइनस आयोटा बी। ठीक है, क्लियर है। प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार चतुर्थांश हमारे पास। तो अब बात करते हैं कि आखिर कोणांक किस किस रूप में होगा। तो यहां पर कोणांक सदैव थीटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? थीटा के रूप में। यहां पर आपको कोणांक याद रखना है, पाई माइनस थीटा के रूप में होता है। यहां पर माइनस पाई माइनस थीटा के रूप में होता है और यहां पर माइनस थीटा के रूप में होता है। क्योंकि हमने बात की थी कि कोणांक हमेशा माइनस पाई से लेकर प्लस के पाई तक होता है। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए धनात्मक, और यहां क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए ऋणात्मक। देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, और अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे कि अगर मैं लिख देता हूं z बराबर 0, तो z बराबर 0 का कोणांक अगर ज्ञात करने को पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा कि 0 का कोणांक सदैव अनिर्धार्य होता है। क्या होता है? अनिर्धार्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं z बराबर बोल देता हूं कि वास्तविक संख्या है, z बराबर क्या है? वास्तविक संख्या। अभी हम देखेंगे कि कोणांक कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन पहले आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी आप थोड़ा याद रखिएगा। काल्पनिक संख्या, ठीक है, z वास्तविक संख्या है और z अगर काल्पनिक संख्या है, पूर्ण तरह से काल्पनिक और पूर्ण तरह से वास्तविक है, तो यहां पर जो कोणांक होगा वो होगा 0 या फिर पाई, और यहां पर जो कोणांक होगा वो होगा पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2। ठीक है ना, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, कोणांक की बात करते हैं और किस प्रकार से कोणांक निकाला जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा z बराबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा हमेशा पॉजिटिव निकालना है। tan थीटा हमेशा क्या निकालना है? पॉजिटिव, यानी मापांक लेकर। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हो हमें पॉजिटिव लेके निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। अब ये काम यहां खत्म नहीं होता, हमें वापस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में, क्वेश्चन किस फॉर्म में। ये तो अगर a प्लस आयोटा b था तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अगर क्वेश्चन की फॉर्म क्या आती है? माइनस a प्लस आयोटा b, यानी कि माइनस a प्लस आयोटा b में क्या है? पाई माइनस थीटा है। अगर क्वेश्चन आ गया माइनस a प्लस आयोटा b, तो ये जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। ठीक है ना, ये ऐसे अगर आप देखेंगे बिना एग्जांपल के तो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तीसरा है माइनस a माइनस आयोटा b, और चौथा था हमारे पास a माइनस आयोटा b। तो इसके लिए क्या था? इसके लिए था माइनस, ठीक है, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। ठीक, यहां पर हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, तो माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। तो इस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि आपको किस फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि किसी की सम्मिश्र संख्या का कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a की फॉर्म में है, तो सम्मिश्र संख्या होगी ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे, चार ऑप्शन दे दे आपको। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में आता है तो किस प्रकार की संख्या होती है। तो अब एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के लिए चलते हैं। एग्जांपल के लिए बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा, वास्तविक काल्पनिक सबका पता चलेगा कि क्या आखिर लफड़ा क्या है, कैसे कोणांक निकाला जा रहा है। तो कोणांक के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, z बराबर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यहां से a का मान 1 आया और b का मान भी 1 आया, तो हमें क्या निकालना था? tan थीटा निकालना था। तो tan थीटा क्या होता है? b अपॉन a होता है। तो b अपॉन a में मान रख दिया 1 अपॉन 1, तो 1 का होता है tan 45, यानी पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। हो गई क्लियर यहां तक?
ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे मामला गड़बड़ होने की कोशिश की जाती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया π/4, तो हम ये आंसर लिख देते हैं, करेक्ट है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे दे देता हूं कि z बराबर -1 माइनस आयोटा, ठीक है, तो यहां पर भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इसमें भी 1 ही आएगा, tan थीटा हमारे पास यहाँ पर tan π/4 ही आएगा, यानी कि यहां नहीं, tan π/4 आ गया हमारे पास थीटा की वैल्यू। तो बच्चे यहाँ पे आंसर टेक किया जाता है थीटा बराबर π/4, यानी कोणांक हमारा π/4 आया। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा चतुर्थांश, क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरा चतुर्थांश क्या होता है, -π-थीटा। तो यहां पर थीटा ये नहीं होगा, यहां पर थीटा होगा माइनस ब्रैकेट में π-π/4, तो कितना हो गया 3π/4, माइनस का 3π/4, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में बोल रहा है वो इंपॉर्टेंस रखेगा, या आपको पहले डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए और आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। अभी हम बात करेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक की कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक के लिए हम कैसे करते हैं, वो देखते हैं यहीं पर। कि अगर मेरे पास पूर्णतया वास्तविक है, यानी कि z बराबर a ही है, ठीक है, z बराबर a है, तो आयोटा क्या होगा, 0 होगा, b 0 होगा। तो अगर मैं इसका tan थीटा निकालता हूं, अगर मैं इसका क्या निकालता हूं, tan थीटा, तो मॉड ऑफ b अपॉन a लगेगा, तो वो 0 आएगा, tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है। आ गई बात समझ में, थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। तो ये देखिए 0 डिग्री आ रहा है। अब कोई बोलेगा सर पाई भी तो आ रहा है ना, पाई भी तो आ रहा है, तो पाई क्यों आ रहा है वो देखिएगा। अगर मैं यहां पर माइनस ले लेता हूं, अगर मैं ले लेता हूं z बराबर -a प्लस आयोटा 0, तो ये कौन सा चतुर्थांश बन गया, ये दूसरा चतुर्थांश बन गया। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, यानी पाई -0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा, ठीक है। और इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। एक्स अक्ष पर वास्तविक संख्या जब भी आती है, वास्तविक संख्या क्या आती है, जब भी ये धनात्मक होता है, ये क्या होता है धनात्मक, ये धनात्मक होता है तो 0 डिग्री, ये ऋणात्मक होता है तो पाई, ठीक है, बात आई समझ में, धनात्मक 0, ऋणात्मक पाई। अगर मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं तो इसी टाइप से हम निकाल सकते हैं और डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्या, ऋणात्मक संख्या हमेशा यहां होती है y अक्ष पर, y अक्ष के लिए जब धनात्मक काल्पनिक संख्या है, धनात्मक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या y पर होती है, ठीक है, सॉरी धनात्मक संख्या कहां होती है, y पर होती है। y के ऊपर धनात्मक संख्या हो गई काल्पनिक, यहां पर हमने पढ़ा था ये काल्पनिक भाग होता है। अगर काल्पनिक धनात्मक है तो यहां क्या होता है π/2 होता है, क्या होता है π/2। और यहां पे हम उल्टा जा रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का π/2, यहां क्या हो जाएगा माइनस का π/2। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकता है, वो भी आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखते हैं कोणांक के लिए, और आप जल्दी से फटाफट लाइव चैट के अंदर भी आप आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि z बराबर हमारे पास है -4 आयोटा का कोणांक होगा, z बराबर -4 आयोटा का गुणांक a। जल्दी से लिखिए, मैं जब तक ऑप्शन लिखूं तब तक आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, जल्दी जल्दी फटाफट फुल स्पीड में बताइए आंसर क्या होगा। π/2 -π/2 0 एंड पाई, तो ये क्या है पूर्णतया काल्पनिक संख्या, और ये माइनस में, यानी कि क्या होगा, यहां होगा, और यहां पर हमेशा क्या होता है माइनस का π/2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, z बराबर 4, ठीक है, z बराबर 4 -√5। अब देखते हैं का कोणांक क्या होगा, कोणांक होगा z माइनस हो गया 0, b हो गया पाई, c हो गया π/2, d हो गया -π/2। तो 4 -√5 का कोणांक होगा। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके पास a b c d, a है 0, b है पाई, c है π/2 और d है -π/2। जल्दी से लाइव चैट के दौरान अपने आंसर लिखिएगा। तो बताइए क्या है आंसर। तो यहां पर आंसर है हमारे पास 0 या पाई में से कोई एक, क्योंकि ये पूरी संख्या वास्तविक ही है,
काल्पनिक संख्या नहीं है। तो वास्तविक के लिए 0 और पाई होता है। अब हमें बताना है कि 0 होगा या पाई होगा। ये मामला तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो 0 या पाई होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो संख्या है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर इसको सॉल्व करूं तो 4 माइनस √5, √5 का मान 2.256 ऐसा कुछ अप्रोक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करूं तो ये धनात्मक संख्या होगी। धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या का हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अगर इसी को मैं अगर ऐसा लिख देता इसी क्वेश्चन को कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया z बराबर √3 माइनस 1, और सॉरी इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं। अपन ने लिख दिया 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। तो बताइए 1 माइनस √3 का कोणांक क्या होगा। 1 माइनस √3 का कोणांक क्या होगा, ऑप्शन में लिखिए जल्दी से। π/2 होगा, 0 होगा, पाई होगा, क्या होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये 1 होता है, ये होता है 1.732, यानी माइनस करेंगे तो यहां पर ऋणात्मक वास्तविक संख्या आएगी। ऋणात्मक वास्तविक संख्या का हमेशा कोणांक क्या होता है, हमेशा कोणांक क्या होता है, हमेशा कोणांक पाई होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष आपने दिमाग में बैठा लीजिए और फटाफट कोणांक निकालिए। तो इस प्रकार से कोणांक निकाला जाता है। आज अपन इतना ही करेंगे कोणांक। कल है संडे और कल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है। कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइलर फॉर्म। ये आइलर फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ा तो कोणांक की प्रॉपर्टी आपको रटनी पड़ेगी, और अगर ये पढ़ लिया तो कोणांक की प्रॉपर्टी 1 मिनट में, एक चुटकी में आपको याद हो जाएगी। बहुत ही अच्छा थ्योरम है आइलर। बड़े से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं तब भी ये आइलर फॉर्म बनाएंगे और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है। तो कोणांक की प्रॉपर्टी जो होगी, मैं उस प्रॉपर्टी को आइलर सूत्र से करवाऊंगा। आइलर फॉर्म चरघातांकी की फॉर्म होती है जो अपने पास समिश्र संख्या की होती है, जैसे ये ध्रुवीय रूप है। तो अपन करेंगे कल रूप और आइलर रूप। ठीक है। ध्रुवीय रूप और आइलर रूप अपन कल करने वाले हैं। इस आइलर रूप में अपन कोणांक भी ज्ञात करेंगे, कोणांक के अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।